हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चंस के फुल सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। और आज के सेशन का क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए बॉयज़ के लिए 70+ और गर्ल्स के लिए 60+ आपके कटअप डिसाइड किया गया। अगर आप इसमें 70 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल आपका 63 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के अंतर्गत एक उपराष्ट्रपति होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो सही आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। देखिए, जब भी कभी राष्ट्रपति भारतीय संविधान पर आक्रमण करता है तो वैसे केस में आर्टिकल 61 के तहत संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके इन्हें पदयुक्त किया जाता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और वही अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति की नियुक्ति का, तो आर्टिकल आपके 52 में कहा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, जबकि राष्ट्रपति के बारे में शपथ की अगर बात करें तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ को लेकर के प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसमें देखिए, सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका मिस दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी आपके मुर्मू हो जाएंगे, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वही अगर हम बात करें भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो प्रतिभा पाटिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरी महिला की बात करें तो ये आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जबकि जो है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाली जो प्रथम महिला है ये द्रौपदी मुर्मू है। तो इतनी फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर लगाइए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ से भी आप एक नंबर काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? पेन पेपर लेकर के बैठना है, सभी क्वेश्चन में आपको टिक मारते हुए चलना है, और देखिएगा आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। पर डे आपको 100 क्वेश्चन का एक बेहतर आपको सेट प्रोवाइड किया जा रहा है फुल एनालिसिस के साथ। तो आप सभी लोग अवश्य पूरा सेट को लगाइए और देखिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं। तो देखिए, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, 23वें सेना प्रमुख के रूप में आपका नियुक्त हुआ है दीपक कपूर हुए थे। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा ये डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि 29वें जो है आपके थल सेना के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। मनोज पांडे 29वें जो है आपके थल सेना अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? देखिए, दिया गया आरसी लाहौटी जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, के एन सिंह जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, के जी आपका कृष्णन, तो ये भी आपके जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि भारत के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। 2 से 3 सेकंड में आपको सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है, कॉन्फिडेंस आपके हाई होनी चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, ध्यान में रखेंगे, ये आपके 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर बात करें तो बिहार के अंतर्गत ये आपके 75 है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? बिहार में पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तांतिया कंस्ट्रक्शंस। अगला क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 में करंटली अभी आपका पेपर में छपा था ये क्वेश्चन आपका। देखिए, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। जबकि पूरा ओवरऑल भारत के अंतर्गत वेस्ट बंगाल जो है फर्स्ट नंबर पर आता है जूट के उत्पादन के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज के अंतर्गत बिहार में चाय का उत्पादन किया जाता है, और सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करें तो ये आपके किशनगंज के अंतर्गत ही होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है अगर चाय से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों भागलपुर का, तो ध्यान रखिएगा
अगर हम यहाँ पर बात करें भागलपुर का, तो भागलपुर के अंतर्गत आम का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। और अगर हम बात करें सिल्क का, तो सिल्क का उत्पादन भागलपुर के अंतर्गत आपका किया जाता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। और वही अगर हम बात करें लीची का, तो लीची का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य हमारा मुजफ्फरपुर, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जारी कि 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। दोस्तों शायद ही कोई पेपर होगा जहां पर कि ये प्रश्न आपका ना पूछा गया हो, काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रिपीट भी किया गया है। और इस सेशन की खास बात यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके बराबर रिपीट किया जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरा के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बापू वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा। अब यहाँ पर आप फैक्ट को गौर से सुनेंगे। ठीक है, 1857 की अगर हम बात करें तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया गया था ये बहादुर शाह जफर के द्वारा। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। कानपुर से नाना साहेब ने किया था। कानपुर से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। लखनऊ से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। और झांसी से दोस्तों किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर किसे बनाए गए थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर ये बनाए गए थे आपका एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। तो सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम यहाँ पर ये बात करें फ्रेंड्स जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है इनकी स्थापना किनके द्वारा किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया है, जबकि इसे ध्वस्त करने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और एक याद रखेंगे कि जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया था, जो कि भागलपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो दो ऐसा आपका यूनिवर्सिटी है जहाँ से कि लगातार आपके प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। चलिए आंसर लगाइएगा। तो बिहार में लगभग जो है आपका 60% भाग पर कृषि का कार्य किया जाता है। और बिहार के जीडीपी में यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक जो योगदान है ये आपका है सेवा क्षेत्र का। कृषि मत लगाना, कृषि अगर आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बराबर आपके आते ही आते हैं। तो ध्यान रखेंगे बिहार के जो है अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। जबकि अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में आ जाएगा फिर आपका कृषि। कृषि का जो योगदान है ये भारत के जो अर्थव्यवस्था में सबसे अधिकतम है। और बिहार की अगर बात करें तो आपका आ जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत की महान्यायवादी का, तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं पद से। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये आपके अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। इम्पोर्टेंट है आपका आर्टिकल आपका 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त भी किया जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें ये किसके मन पर डिपेंड करता है, जो है आपके राज्यपाल है। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें राज्यपाल का, तो राज्यपाल को जब चाहे राष्ट्रपति इन्हें पद से हटाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति अगर जब चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 जनगणना के अनुसार था। तो देखिए 2001 जनगणना यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है, क्योंकि आपको 2011 वाला नहीं पूछा जा रहा है, 2001 के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो 2001 जनगणना के अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो 73.53% जो है ये आपका बिहार का साक्षरता दर रहा था। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर ओवरऑल मेल और फीमेल को मिलाकर के कितना था, तो ये आपका हो जाएगा 61.80% है, जिसमें कि आपका मेल और आपका फीमेल आपके सभी आ जाएंगे। तो बिहार की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 61.80% था। और वही अगर हम बात करें 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जो है पुरुष का साक्षरता दर कितना है यानी मेल का कितना है, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा 71.20। ठीक है, 71.20 हो जाएगा बिहार का साक्षरता दर। फीमेल में अगर बात करें हम लोग तो फीमेल में आपका हो जाएगा 51.50% आपका हो जाएगा फीमेल में। और मेल में अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 71.20%। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल बेस्ट बुक 2025 के बारे में, जो कि आपका है चक्षु प्रकाशन का।
इस बुक के अंतर्गत 2025 के लिए आपका लेटेस्ट मटेरियल्स इसमें आपका ऐड किया गया है, जिसमें कि संपूर्ण आपको स्टडी गाइड मिल जाता है। और इस बुक के अंतर्गत टोटल आपका जैसे कि सामान्य अध्ययन है, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और बिहार एक अवलोकन, जिसमें कि कंप्लीट इसके अंतर्गत मटेरियल्स आपका डाला गया है, जो कि 2025 का आपका लेटेस्ट एडिशन है। न्यू एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट आपको 3000 प्लस आपका एमसीक्यू टाइप प्रश्न मिल जाता है, जो कि आपके व्याख्यात सहित आपको मिल जाता है। ये जो है कंप्लीट आपके 100% आपके जो है न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित अभी आपको लेटेस्ट आपका लॉन्च किया गया है। इसमें आपके टोटल 9 जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जो कि 2024 का बदलता हुआ पैटर्न पर आधारित कंप्लीटली अभी आपके जो है करेंटली पेपर आपका कंडक्ट हुआ है। तो इसका कंप्लीट आपका 9 जो है आपको कंप्लीट आपको जो है प्रीवियस ईयर 2024 का आपको पेपर मिल जाता है। बुक में जैसे हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मटेरियल्स दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो इसका जो है इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे कि आपका सामान्य आपका हिंदी है, इसमें कंप्लीट आपको जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपका चैप्टर वाइज और आपके टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है टॉपिक वाइज भी आपको सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप मटेरियल्स के बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें आपका जो है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि आपका 11/8/2024 को आपको कंडक्ट हुआ था, इसका यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाता है सेट आपका इस प्रकार से। इसको आप चाहो तो यहाँ पर लगा भी सकते हैं। और इसको लगाने के बाद यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर शीट आपको कंप्लीट मिल जाता है। तो आंसर शीट में आप आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है कि इसकी खास बात ये है, मुझे लगा कि यहाँ पर जो आपका व्याख्या है ये काफ़ी आपका जो है बेहतरीन आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका व्याख्या है इसमें आपको यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि आप व्याख्या है इसमें आपको डिटेल भी दिया जाता है, जिससे कि होगा क्या कि एक ही प्रश्न के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है कवर होते चला जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स आपका चक्षु प्रकाशन का आपका जो है प्रैक्टिस सेट भी आपका 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग क्लियर तरीका से आप देख पाएंगे। ये आपका जो है कंप्लीट आपका जो है ये आपका संपूर्ण आपका स्टडी गाइड है, जिसमें कि 2024 का पेपर आपका करेंटली ऐड किया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये 2025 के लिए आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित अभी आपके लॉन्च की गई है, जो कि अवेलेबल है आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर आप मिंत्रा पे ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। चाहो तो आप कंसीडर कर सकते हो। तो लिंक पर जाकर के क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको बुक दिख जाएगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी जो आपका मटेरियल्स इसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और डिस्कशन काफ़ी आपका बेहतरीन दिया गया है। चाहो तो आप लोग जो है इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके खिलाड़ी से, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो ध्यानचंद्र जो आपके हैं इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके जो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपके हैं हॉकी। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग जो है प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कबड्डी को लेकर के, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, लगाइए आंसर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फरीद खान थे। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, और ये आपका जो है ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली अधिवेशन हुआ था ये बॉम्बे के अंतर्गत हुआ था, वर्तमान में जिसे मुंबई कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ था तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 72 सदस्य थे। तो आपका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये सुचेता कृपलानी बनी थी। और अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तब आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कही जाती है। अगर हम बात करें बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका कहा जाता है शारदा सिन्हा को। तो आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित कौन रहा है, व्यापकता के सिद्धांत से संबंधित कौन रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी व्यापकता के सिद्धांत से आपके संबंधित रहे हैं। तो आपका सही आंसर सी करेक्ट डी हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, डबल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न में, क्योंकि रिपीट किया गया है तो पुनः आपका रिपीट होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 99 में जिन भी छात्रों को कंप्लीट जो है
ये आपको अगर कोर्स चाहिए तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत पटना के ऑल सेंटर का A to Z आपको क्लास नोट्स प्लस टारगेट बैच का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चाहो तो आप इसके अंतर्गत एनरोल हो सकते हैं। जितने भी आपका सेशन चल रहा है इसका कंप्लीट आपको पहले सेट मिल जाता है। आप सेट लगा करके इसके नीचे जस्ट आंसर आपको दिया रहता है, तो आंसर आप मैच कर सकते हैं कि कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है। फिर क्या है कि जितने भी आपका सेट जाएगा इसका जस्ट क्या है आंसर आपको टिक करके भी PDF मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो प्रश्न आपका छूट गया है इसको आप कंप्लीटली रिवीजन कर पाएं। प्लस जितने भी ओवरऑल आपका बुक है और लेटेस्ट अभी आपका 3 से 4 दिन के अंतर्गत ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का एक बुक आ रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका, जो कि कंप्लीट आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो A to Z इसके अंतर्गत चीजें चल रहा है। प्लस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो बदलता हुआ पैटर्न है इसके अंतर्गत आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी सभी चीजें आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। कंप्लीट आपका नोट्स डेली आपका जा रहा है और आंसर आपको टिक करके जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएं। सेट के लिए जो आपका जाता है उसमें आपका टिक लगा हुआ नहीं रहता है, पहले आप टिक लगा लीजिएगा और फिर उसके जस्ट आपका नीचे आंसर आपको टिक करके मिल जाता है, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिविजन भी कर पाएँ। तो चाहो तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप बेहतर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो कि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चन है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है ट्राई ब्रेकर कप का। तो ट्राई ब्रेकर का जो संबंध है ये आपका टेनिस से है और आपका फुटबॉल से है। सॉरी, देखिए ट्राई ब्रेकर यहाँ पर पूछा गया है, तो टेनिस तो आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल और आपका हॉकी से हो जाएगा, यानी कि D ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए फुटबॉल की अगर बात करें तो पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा जो आपका डूरंड कप है ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका D हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो करेंटली हम लोगों ने कवर कर लिया है, D आपका सही हो जाएगा। कुमार गुप्त के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो है स्थापित किया गया था। और अगर दोस्तों ये बात करें हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है, तो आप ध्यान में रखेंगे 436 AD में आपका हुआ है एनो डोमिनी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली याद रखना है, D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। देखिए मुंगेर दोस्तों आपके बड़ा ही फेमस रहा है उस समय, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर को बनाई गई थी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। दिया गया है कि बीबी जैला गलत हो जाएगा, रानी जिद्दा गलत है, कजरी देवी गलत है। तो इनमें से आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से आपका कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों क्या था, गुरु गोविंद सिंह की माता की नाम क्या था, तो गुजरी देवी था। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें गुरु गोविंद सिंह का, तो ये सिखों के जो है 10वें गुरु थे, ठीक है, जिनके जन्म की अगर हम बात कर ले तो इनका जो जन्म है ये आपका 22 दिसंबर 1666 को आपके जो है इनका जन्म हुआ था। किनका, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो गुजरी देवी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था आपका पूर्णिया में। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था आपका 2024 के पेपर में। कमायनी पुस्तक के जो है ये रचयिता कौन है, तो कमायनी जो पुस्तक है ये आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, ये भी आपका रिपीट किया है। और इस सेशन में मैंने आपको लगा ही दिया है शुरू में ही आपका कि इम्पोर्टेंट आपका आज का सेशन है। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो राइट आंसर कोटिल हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो ये आपका दिया गया है भगत सिंह के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बात करें बक्सर का युद्ध, तो ये आपका 1764 में होता है और ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार के अंतर्गत टोटल जो है 9 प्रमंडल है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 29 नंबर क्वेश्चन था ये आपका कट गया है पूरी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार जो बिहार की जो है मतलब जो संख्या है
यानी टोटल जो बिहार की जो जनसंख्या है ये कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कितनी है तो 10,40,99,452 जो है ये आपका बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है बिहार की ये आपका जनसंख्या है। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें हम लोग यहाँ पर 2011 के अनुसार, तो फ्रेंड्स याद रखना है यहाँ पर जो आपका आया था जनसंख्या, आपका ये कितना आया था जनसंख्या घनत्व में, तो 1106 व्यक्ति आपके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्किप हुआ है कि बिहार की जो है कितनी जनसंख्या है टोटल आपका 2011 के अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान में रखेंगे ये आपके 10,40,99,000, ठीक है 99,000, ये आपके 400 आपके 52 आपके आई हुई थी। तो इस प्रकार से आप चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। देखिए सितारा देवी एक प्रकार की जो है लोक नृत्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 के अंतर्गत किया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि बिहार की स्थापना अगर आपको पूछा जाता है तो 1912 में बिहार की स्थापना किया गया है, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया है, तो आपका राइट आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में हुआ था। और देखिए याद रखिएगा कि जो महावीर की मृत्यु हुई थी ये कब हुआ था, तो 468 ईसा का जो है पूर्व हुआ था। तो राइट आंसर रेडी हो जाएगा। यहाँ से देखिए कई बार आपके क्वेश्चन जो है 2-3 तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान में रखेंगे ये आपके 563 ईसा का पूर्व हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर अगर आपने यहाँ पर रेडी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए तो राइट आंसर आपका क्या है, तो लुम्बिनी जो है आपका नेपाल के अंतर्गत है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा का पूर्व हुआ था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, तो गया में हुआ था। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था। देख लीजिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए झारखंड राज्य का जो अलग हुआ था, झारखंड राज्य ये आपके 15 नवंबर 2000 को आपका अलग हुआ था। और जो है झारखंड ये भारत के कौन से राज्य के रूप में जो है गठित हुआ था, तो 28वां। अगर हम बात करें अच्छा 29वां राज्य कौन सा बना था, तो 29वां राज्य जो फ्रेंड्स आपका बना है ये आपका बना था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न आपके मद्य निषेध के एग्जाम में और बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों के एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है। बिहार में लोकसभा सीटों की जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है मैं उसको हाईलाइट करता हूं, तो आप तुरंत इसको नोट करेंगे। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा टोटल 40 है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही दोस्तों अगर हम बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान में रखेंगे अगर राज्यसभा अगर आपको पूछ लिया जाता है सीटों की संख्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। कितना है, 16 है। और वही अगर हम बात करें बिहार के अंतर्गत, बिहार में जो है आपका विधानसभा सीटों की टोटल संख्या कितनी है, बिहार में विधानसभा टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा ये आपका 243 है। कितना है, 243 है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। और विधान अगर परिषद की अगर हम बात करेंगे तो विधान परिषद की जो टोटल सीटों की संख्या है ये आपका 75 है। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, बिहार में देखिए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका 40 है। राज्यसभा की कितना है, तो आपका 16 है। और अगर विधानसभा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 243। और विधानसभा की अगर बात करेंगे विधान परिषद का तो ये आपका हो जाएगा 75। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पर सितंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरर हो रहा था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं जब गलत हुआ है तो कुछ मैं फैक्ट आपको कवर कराता हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि जो बाल दिवस है प्रत्येक वर्ष ये आपके 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब, तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो करेंटली अभी आपका पूछा गया है ये आपके 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर एड्स दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस ये आपके 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? देखिए गांधी जी 1893 में जो है आपके अफ्रीका जाते हैं और फिर ये जो है कब लौटते हैं? तो आपके 1915 में जो है भारत लौटते हैं। ठीक है, और 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर 1917 में इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह को किया था। किनके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर। और ये भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? भारत के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ये सबसे बड़ी शाखा वाला जो है ब्रांच बन चुकी है। और ये दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा इजराइल में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में किया गया था, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसका जो प्रारंभिक नाम था ये आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सबसे नया सदस्य कौन है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सबसे नया सदस्य के रूप में अभी कौन नियुक्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें हम लोग अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान जो है ये आपके 8वें सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और अगर बात करें हम लोग दोस्तों कि जो आपके सार्क है इसकी स्थापना कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को। कब किया गया है? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना आपकी की गई है। ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर इसकी कहाँ पर है? तो काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू के अंतर्गत है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ की बात किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 5 जो है देश आपके अस्थायी सदस्य के रूप में है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे जो है विश्व युद्ध में जीते थे। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि यूएनओ के आपके अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और यूएनओ का पूछा है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके न्यूयॉर्क के अंतर्गत है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बने थे। ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन में इन्हें जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। वही अगर हम बात करें बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1924 में ही आपका बेलगांव हुआ था। और ये जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपके 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के बाद 1906 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न का जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में इसको रिपीट किया है। देखिए कहा जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो प्रावधान है बुलाने का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 168 के अंतर्गत इसकी जो है प्रावधान की गई है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा आपका रखा गया है ये आपके 35 ईयर्स रखा गया है, ध्यान में रखेंगे। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आपके जो है ये आपके 25 वर्ष आपके रखे गए हैं। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए
कीनन स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपके जमशेदपुर में, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेशनल स्टेडियम कौन सा है, तो ये आप जो हॉकी के लिए है, तो ये भी आपके दिल्ली के अंतर्गत है। मोटेरा स्टेडियम ये कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये आपके गुजरात के अंतर्गत आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है मोटेरा स्टेडियम है, जिसका वर्तमान में नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो भी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ये आपके संबंधित थे परमार से। दिल्ली लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? मोती मस्जिद का निर्माण करने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था, ये आपके औरंगजेब ने करवाया था, ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों याद रखना आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण जो है इन्हीं के द्वारा, सॉरी, इसका निर्माण जो कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? तो आपका शाहजहां हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। और अगर हम बात करें आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो देखिए 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 मई को, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और ये किए थे आपका जो है 30 जनवरी 1948 को। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा सदस्यों की कार्यकाल की अगर बात करें तो ये आपके 6 वर्ष का होता है। तो पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक उम्र सीमा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स होने चाहिए, बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों जितनी तारीफ की जाए इस सेट का उतना कम है। इसमें प्रीवियस ईयर को काफ़ी निचोड़ दिया गया है, तो आप इसको अच्छे तरीक़ा से लगाइए। कहा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो बात हो रही है यहाँ पर आपका श्वेत क्रांति का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुआ है यानी श्वेत क्रांति का, इसकी शुरुआत हुई आपके 1970 में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर हरित क्रांति का, तो इनका जो है 67-68 में जो है हरित क्रांति की आपकी शुरुआत हुई है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि आपके अंडा का, तो ये आपके रजत क्रांति से संबंधित है। रेशम आपका सेरीकल्चर के अंतर्गत, और मछली आपका नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी की अगर बात करें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधु की सहायक नदियां हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? द ग्रेट खली का जो है असली नाम था आपका दिलीप सिंह राणा। सही आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद से रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये आपका सितार वादक है। सही आंसर ये है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो है जननायक किसे कहा जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, जिन्हें कि करेंटली अभी 2024 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और अजात शत्रु की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत बुलंद दरवाजा आपका स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने किया था, ध्यान में रखेंगे। बुलंद दरवाजा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ये आपके फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद
भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है ये आपका है मैत्री एक्सप्रेस, तो डी सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ध्यान में रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है ये आपके है समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है संसद, जो कि आपके आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले आपका हुआ था पुर्तगाल से। पुर्तगाल जो है भारत कब आए थे? तो 1498 में जो है पुर्तगाल भारत आए थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। देखिए वेलिंगटन कप की अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो वेलिंगटन कप का जो संबंध है ये कहाँ से है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वेलिंगटन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित आपका वेलिंगटन कप है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर काफ़ी सारे आपका फैक्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि फेडरेशन कप, नेहरू कप, चैलेंज कप, ये सभी दोस्तों आपके जो है बास्केटबॉल से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो सिली पॉइंट, या फिर अगर हम बात करें दिलीप ट्रॉफी, तो ये सभी आपके जो है क्रिकेट से आपके संबंधित होते हैं। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो संतोष ट्रॉफी, ये आपके जो है फुटबॉल से संबंधित एक ट्रॉफी है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो देखिए बात करें हम लोग पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, और चंद्रमा देखिए आपको कोई खास नहीं है। चंद्रमा आप समझ रहे हैं कि जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण से चंद्रमा जो है आपके चमकते हैं। और चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो जब भी कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो वैसे केस में आपका जब कभी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर आपके चंद्र ग्रहण लगते हैं। और जब कभी जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाते हैं तो वैसे केस में चंद्र ग्रहण लगता है। और जब कभी जब कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो वैसे केस में आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। देखिए जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, ये आपके बौद्ध का, ठीक है। जातक किसका एक पवित्र ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये किनका है? तो आपका बौद्ध का है। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? भूमध्य सागर को ये जोड़ता है आपका लाल सागर से, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? भगवान बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। कई बार मैंने इसको कवर भी करा दिया है। और भगवान अगर बुद्ध की हम लोग बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल के अंतर्गत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध जो है ये आपका जम्मू कश्मीर से है, तो उसी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज़्मनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रज़्मनामा फारसी में अनुवाद किसका था? महाभारत का, तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों का? देखिए भारत का जो महाभारत है हमारा, इसका जो पुराना नाम है ये आपके जय संहिता था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें हम लोग रज़्मनामा दिया गया है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज करते हैं। तो रज़्मनामा का मतलब होता है जो युद्ध वाला पुस्तक होता है, इसे रज़्मनामा कहा जाता है। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है, और महाभारत के अंतर्गत महाकाव्य को 18 पर्व में जो है आपके बांटा गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है वह कौन था? तो ये आपका दोस्तों है औरंगजेब, सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान ये कब प्रदान किया गया था? तो 1765 में आपके प्रदान किया गया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने कवर कराया था, इसका लगभग जो है 50% क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है नोट्स और प्रैक्टिस सेट को मिला करके। तो आप कंप्लीट अगर चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं तो 100% एक्यूरेसी आएगा। अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन PDF अगर आपने लिया है
और कंप्लीट अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सारी चीज़ें आपका कवर होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार प्राप्त किया था, तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन 1961 में आपका बना रहा था। पुनः 1961 में इसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के अंतर्गत मिला लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया है, तो 1510 में बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है भारत का ये सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रेशम कैसे उत्पन्न होता है। चलिए बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या है। तो रेशम देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रेशम के कीड़े से, प्यूसा से, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। मोबाइल सेलफोन काम करने के लिए, काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदान नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। तो उपर्युक्त में से आपका यहाँ पर सभी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो सही आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एंटर नहीं है। देखिए आप टाइपिंग भी देने जाइएगा, सॉरी उसमें बैक स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटर। निम्नलिखित में से पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ईमेल आपको दिया गया है, तो ये सभी आपका संबंधित होगा, डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। बट देखिए अगर AB की बात करें तो ये ओवरऑल सभी से एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट करेगा तो केवल AB को ही करेगा। और O वाले जो व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये एक्सेप्ट करेगा तो केवल O से करेगा। अगला क्वेश्चन है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आपका गन्ना। गन्ना जो है एक प्रकार का आपका तना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि AIDS का पूर्ण रूप क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एड्स दिवस के रूप में आप याद रखिएगा 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एड्स दिवस के रूप में, जिसका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो आपके HIV वायरस के कारण से होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन इफिशियंसी वायरस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दूध को फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, सही आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा दही के अंतर्गत भी आपके लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न हमारा बोला गया है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं। संतरे देखिए जो आपका प्रबल स्रोत होता है ये आपका विटामिन का होता है। वसा की अगर बात करें तो सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति आपके लंबे समय तक ये वसा से होता है, और 1 ग्राम अगर वसा की बात करें तो इससे आपके 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति होती है। प्रोटीन आपके जो है कोई खास नहीं है। प्रोटीन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपके जो है सोयाबीन में मिलते हैं और ये आपके जो है दाल में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे। मशरूम में भी आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। मच्छर से कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो आपका देखिए डेंगू बुखार हो सकता है, मलेरिया, फाइलेरिसिस हो सकता है, घेगा जो होता है ये आपके आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो पालक के पत्ते के अंतर्गत आयरन की मात्रा सबसे अधिकतम पाई जाती है। जबकि विटामिन ई की बात करें तो ये आपके जो अंकुरित गाजर में पाया जाता है, जिसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल, और इसकी कमी के कारण से बांझपन नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नाम रेटिनॉल, जो कि गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, और कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। कैरोटीन की अगर बात करें तो ये फ्रेंड्स आपके जो है दूध, नाखून और बाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो दंत का क्षय तब होता है जब आपका पीएच मान मुंह का 5.5 से कम हो जाता है। तो जो मैंने लिख दिया ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि ऑलरेडी आपका पूछा गया है। तो याद रखिएगा दंत का क्षरण कब शुरू होता है, जब इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण से दंत क्षय होता है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है आपका टिटेनस के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है E बराबर आपका mc², जो काफी बार एग्जाम में पूछता है। इसमें c का मतलब होता है प्रकाश की वेलोसिटी, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो कहा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार के भौतिक शास्त्र थे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर लगाइए। पूछा जा रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये कौन थे एक प्रसिद्ध, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके भौतिक शास्त्री थे। 89 का आपका सही आंसर। देखिए पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। दोस्तों पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपके जो है भौतिक शास्त्री थे और इन्हीं के द्वारा E बराबर mc² दिया गया था, जो ऑलरेडी आपकी एग्जाम्स में भी पूछा गया है। और देखिए याद रखिएगा कि इन्हें 1921 में जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया गया था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए याद रखिएगा टेलीफोन की अगर बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर बताइए। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैं आपको फैक्ट खबर कराता हूँ। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका हैरिसन एवं जो है कैटलिन के द्वारा रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया गया था। थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया था डिवार के द्वारा। डिवार के द्वारा थर्मल फ्लास्क का आविष्कार किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूर्ण रूप होता है। तो आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? जब कभी किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो इसका जो प्रकाश का वेग होता है ये आपके अपरिवर्तित रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ग्लोबल वार्मिंग या जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके उत्तरदायी होता है। निम्न में से किसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा सौर लालटेन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर की अगर दोस्तों बात करें तो इससे जो है पवन का वेग मापा जाता है। वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापा जाता है। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो देखिए डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। ऑप्शन को रिवील नहीं करा रहे हैं, थोड़ा फास्ट खींचने का प्रयास है। देखिए गैल्वेनिकृत लोहे चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए Fe पर जो है जस्तीकरण किया जाता है, जिसमें कि Zn की परत चढ़ाई जाती है। तो आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका राइट आंसर हीरा, जो कि कार्बन का अपरूप होता है। और हीरा की अगर बात करें तो इसका जो है आपका अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा जिसे धोने वाला सोडा कहा जाता है, फॉर्मूला Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है, जिसे वाशिंग सोडा कहा जाता है। वही अगर हम बात करें खाने का सोडा तो इसका फॉर्मूला होता है NaH आपका CO3। तो यहाँ पर पूछा है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोने वाला सोडा। दैट मीन्स कि सोडियम कार्बोनेट आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो खाने वाला सोडा होता है सोडियम, इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका सेशन एंड होता है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं हुए हैं तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप देख ही लिए हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि आप 70+ स्कोर कर पाएँ और बेहतर आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।